हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेट करता हुआ। टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो भविष्य में अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से एमसीक्यू बेस भी आते हैं। तो चलिए आज हम इस थ्योरी को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो ये है थ्योरी का नाम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पर एक मैंने पिक्चर सा भी दिखाया हुआ है, एक हायरार्की यहाँ पे दिखाई जा रही है जो कि 6 स्टेजेस में है। क्या है ये हायरार्की, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्लूम के बारे में जान लेते हैं कि इनका नाम एक्चुअल में है क्या। इनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। तो बेंजामिन ब्लूम इनका नाम है और इनकी थ्योरी को कहा जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इनकी थ्योरी को कहा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। सबसे पहले तो हम एक वर्ड जान लेते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है टैक्सोनॉमी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, टैक्सोनॉमी एक्चुअल में क्या होता है इसे हम देखते हैं। टैक्सोनॉमी इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब क्लासिफिकेशन से होता है। ऑलराइट, इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण करना। और इन्होंने यानी कि ब्लूम ने, इनका जो उद्देश्य रहा है, जो पर्पस रहा है, वो है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये जो एजुकेशन से जुड़े हुए उद्देश्य हैं, क्या आखिर शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और इनकी ये जो थ्योरी है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन नाम की बुक में हमें देखने को मिलती है। और आप कह सकते हो कि 1956 के अराउंड इन्होंने इस बुक को लिखा था, यानी कि ये थ्योरी इन्होंने प्रपोज्ड। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को समझाने के लिए 3 डोमेन्स बनाए हैं, यानी कि 3 एरिया, 3 लर्निंग फील्ड जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि इनके ऑब्जेक्टिव्स को बता रहा है। ये जो इनके लर्निंग फील्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक कॉग्निटिव अप्रोच है, एक अफेक्टिव अप्रोच है और एक साइकोमोटर अप्रोच है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, इन्होंने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किया है लर्निंग का, इसके लिए इन्होंने 3 एरिया यानी 3 डोमेन्स जो हैं लर्निंग के, वो बताए हैं। कॉग्निटिव डोमेन्स जो है जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, उसके बाद अफेक्टिव जो है इसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, और उसके बाद से जो तीसरा है वो है साइकोमोटर, जिसको हम मनोगत्यात्मक कहते हैं या कभी कभी इसे क्रियात्मक शब्द भी कहा जाता है। तो अब बारी बारी से हम जानेंगे कि आखिर ये जो लर्निंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम ने बताए हैं ये है क्या। ब्लूम के अगर हम पहले अप्रोच के बारे में बात करें, यानी कि लर्निंग का जो इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो कॉग्निटिव से रिलेट करता हुआ है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष है। और बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है कि ज्ञानात्मक है, तो इन्होंने नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी। तो नॉलेज और स्किल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ब्लूम का ऐसा मानना है कि अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे पास उस चीज़ को समझने का ज्ञान आ जाता है तो फिर हम उसके विभिन्न बहुत सारे जो पहलू हैं उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कहाँ पर करना है, उसके बारे में हम जानते हैं। उस चीज़ को फिर हम एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो भी ज्ञान हमने हासिल किया है इसको हम एनालिसिस करते हैं। उसमें उस पूरे ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके तब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसको सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसाइज करने का मतलब है कि जो नया ज्ञान, जो नया नॉलेज हमारे पास आया है उसको जोड़कर एक नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं। यानी कि इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो जो नया ज्ञान हमने हासिल किया है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड है या फिर बेनिफिटेड नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उद्देश्य को पाना, ये सारा उद्देश्य जो है वो कॉग्निटिव अप्रोच में, यानी कि जो कॉग्निटिव डोमेन्स है, ज्ञानात्मक पक्ष जो है, उससे मालूम चल पाता है। अगर हम ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करें तो इस डोमेन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपका नॉलेज है, यहाँ पे स्किल है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि जो जटिलता है सोचने समझने की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये वो 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि जब भी अगर आप कॉग्निटिव डोमेन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको इन 3 पॉइंट को हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अगर हम बात करते हैं ब्लूम के सेकंड डोमेन पे, तो ये है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि भावात्मक पक्ष। तो यहाँ पर शुरुआती पक्ष हमने देखा जो कि कॉग्निटिव था, जिसमें स्किल और फिर नॉलेज के बारे में बात की गई थी। और वहीं अगर हम सेकंड लेवल पे आते हैं तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बिहेवियरल लेवल है। इस लेवल को कहा जाता है कि ये एक तरीके से बिहेवियरल लेवल है, क्योंकि ये भावात्मक पक्ष जो है, यानी कि अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है, भावात्मक उद्देश्य, उसका निर्माण करते हैं। यानी प्रत्येक छात्र आप ले लीजिए या लोग ले लीजिए, वहाँ पर ये उनके अंदर जो भावात्मक पक्ष है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे गुस्सा है, प्यार है, चिढ़ाना है, किसी को स्टिमुलेट करना है, रोना है, एटीट्यूड्स है, इमोशंस है, फीलिंग है, अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें, यानी इन सब, ये पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका अफेक्टिव डोमेन में आता है। यानी ब्लूम ने हमें जो 3 पक्ष दिए हैं, 3 डोमेन दिए हैं, इन तीनों डोमेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। तो पहला स्किल और नॉलेज को एनहांस करने से था, दूसरा जो है ये बिहेवियरल लेवल को इम्प्रूव करने से है, और ये बिहेवियरल लेवल हमारा एटीट्यूड है, इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, हमारा गुस्सा है, प्यार है, रोना है, गाना है, ये सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है। अगर हम तीसरे डोमेन के बारे में बात करें तो ये है आपका साइकोमोटर। तो साइकोमोटर नाम से ही मालूम चल रहा है कि मनोगत्यात्मक है, और मोटर का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट होता है, और साइको का मतलब रिलेट करता है आपके दिमाग से। यानी कि जब हम अपने स्किल बेस्ड लर्निंग को सीख लेते हैं तो उसके बाद हम अपने बॉडी को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी का क्रियात्मक पक्ष यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं, और इसकी मदद से हम किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पाना, साइकोमोटर डेवलपमेंट करना, यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से जो 3 हमने डोमेन देखे हैं, एक है कॉग्निटिव यानी कि स्किल को डेवलप करना, नॉलेज को गेन करना, उसके बाद हमने अफेक्टिव देखा यानी कि जो बिहेवियरल पक्ष था उसको डेवलप किया जाए, हमारे जो इमोशंस हैं और भावनाएं हैं, जैसे खुश रहना, रोना, गाना, इस तरीके के जो भावनाएं हैं, इनको डेवलप करना। उसके बाद तीसरा हमारा साइकोमोटर है, यानी कि ये स्किल हासिल करने के बाद से अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना, अपनी बॉडी को उस हिसाब से कैपेबल बनाना कि हम नए नए स्किल को बढ़िया तरीके से सीख सकें। तो ये हमारा जो आता है टॉपिक, ये साइकोमोटर के अंदर काउंट होता है। अब देखिए दोस्तों, ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी है, इसमें इन्होंने 3 डोमेन बताए, और ये तीनों डोमेन को इन्होंने कैटेगरीज में बांटा है, खास करके 6 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटा है। और ये 6 जो कैटेगरीज हैं ये एक पिरामिड का रूप ले रही है, जिसमें थिंकिंग का लेवल लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में जा रहा है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ब्लूम ने थिंकिंग ऑर्डर को बताया है जो कि लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा। सबसे पहला जो लोअर लेवल है वो नॉलेज का आता है, और इसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो वो है कॉम्प्रहेंशन। तीसरे लेवल के बारे में बात करें वो एप्लीकेशन है, चौथा एनालिसिस है, और 5वां सिंथेसाइज करना है, और 6 जो है उसको इवैल्यूएट करना है। नॉलेज को ब्लूम ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, और उनका ये मानना है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, उसकी नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे, उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, उसको जान नहीं पाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम उसके पैटर्न को रिकॉल कर पाएंगे, उससे रिलेट करता हुआ प्रोसेस जान पाएंगे, और साथ ही जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर पाएंगे। अगर सेकंड हम लोग कैटेगरी में आते हैं तो ये हमारा कॉम्प्रहेंशन से जुड़ा हुआ है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग पावर आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ का बोध होना, ये हमारा कॉम्प्रहेंशन कहलाता है। तो इसमें हम अपने आइडिया और उस मटेरियल के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, और उस चीज़ के हर पहलू के बारे में जान पाते हैं, उसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में जानते हैं, और तब दोनों में एक रिलेशन डेवलप करते हैं। अब एप्लीकेशन का मतलब है नॉलेज को एक प्रैक्टिकल रूप देना, यानी कि जो भी नॉलेज हमारे पास है और उस नॉलेज की हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू करना, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके। इस हिसाब से हम उस स्किल को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो नॉलेज है, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो नॉलेज है उसको एक प्रैक्टिकल रूप में देना, यही एप्लीकेशन कहलाता है।
और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें यानी एनालिसिस करना, यानी विश्लेषण करना। यहाँ पर जो भी हमारे पास टॉपिक है या जो भी ज्ञान है, इस नॉलेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। जब हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं और उसके बारे में एक डीप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आइडिया एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आइडिया को क्लियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें उस नॉलेज के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करना पड़ता है और तब हम एक छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस होता है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे पार्ट को स्टडी करने के बाद से हम उस नॉलेज के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से जान पाते हैं। अब आता है हमारा सिंथेसाइज करना, यानी कि सिंथेसाइज से पहले हमने इसको एनालिसिस किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हमने उसकी स्टडी की थी। अब हमें क्या करना है सिंथेसाइज में, ये जो जितने हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स थे या जो भी छोटे हमारे पास एलिमेंट्स थे हमारे नॉलेज के, इनको अब एक साथ जोड़कर पूरे एक होल के रूप में, उस पूरे हिस्से को एक होल के रूप में ज्ञान अर्जित करना, ये हमारा सिंथेसाइज में आता है। और जो लास्ट है कैटेगरी, वो आती है इवैल्यूएशन करने की। इवैल्यूएशन करने का मतलब है कि जो भी नॉलेज हमने पाया है, जो भी नया ज्ञान, न्यू नॉलेज हमने गेन किया है, ये इससे जुड़ा हुआ जजमेंट और उसकी वैल्यू के बारे में जानना, मेथड्स डेवलप करना या क्या पर्पस है उसके बारे में मूल्यांकन करना कि ये जो नॉलेज है ये कितनी इसकी वैलिडिटी है, कितना ज़्यादा ये रिलेबल है या नहीं है, क्या ये वाकई जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य को ये पूरा करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, ये हमारे लिए बेनिफिटेड है या फिर इससे कोई नुकसान भी है। इस पूरे चीज़ को ही हम इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि जजमेंट यहाँ पे दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि वो कितना कारगर साबित हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी तो हमने पढ़ ली, जिसमें इन्होंने 3 डोमेन दिए थे। कॉग्निटिव अप्रोच था, उसके बाद इनका अफेक्टिव अप्रोच था और फिर साइकोमोटर डोमेन था। और इन तीनों को इन्होंने 6 कैटेगरीज में भी डाला था और 2001 में इनकी इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज भी किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज टैक्सोनॉमी 2001 में। अब ये किसने रिवाइज की? ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डेविड कैथाहोल, जो कि ब्लूम के साथ काम कर चुके हैं, और उसके बाद से लॉरेन एंडरसन, जो कि ब्लूम के प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके थे। इन्होंने एक टाइटल पब्लिश किया जिसका नाम था अ टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। इसी में इन्होंने इस थ्योरी को रिवाइज्ड किया। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस ऊपर का जो टॉप है ये आगे पीछे हो चुका है। 1956 में आप देख रहे हैं कि ब्लूम ने दिया नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस, और फिर लास्ट में जो इनका गया वो था इवैल्यूएशन। यानी कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बिल्कुल लो से हाई की तरफ जा रहा है। ये जो नॉलेज का ऑर्डर है ये लो से हाई की तरफ जा रहा है जो ब्लूम ने दिया। इसमें सबसे ऊपर इवैल्यूएशन था, जबकि यहाँ पर क्या है कि सबसे टॉप में क्रिएट हो चुका है। हमने ब्लूम ने क्रिएशन पहले कर दिया, यानी सिंथेसाइज पहले कर दिया, और उसके बाद उन्होंने इवैल्यूएट किया कि हमने जो नॉलेज हासिल किया है ये कितना ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है, नहीं है। ये इसका जजमेंट पास इन्होंने सबसे लास्ट में किया। जबकि 2001 में जो रिवाइज थ्योरी आई उसमें पहले जजमेंट देख लिया गया, उसके बाद से क्रिएट किया गया। यानी कि पहले इसके मेरिट डिमेरिट को देख लिया गया कि फाइनली इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, और उसके बाद इस नए ज्ञान को क्रिएट किया गया। बस यही 2 पॉइंट जो है ये ऊपर नीचे है। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस बिल्कुल सेम जा रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अप्लाई करना, यानी जो नॉलेज है हमारे पास उसको अप्लाई करना। और उसके बाद से कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड वर्ड लिखा हुआ है। और नॉलेज का मतलब है कि कम या ज़्यादा किसी चीज़ का ज्ञान होना, तभी तो हम उस चीज़ के ऊपर चिंतन करेंगे, नॉलेज बना पाएंगे। तो वही हमारा रिमेंबर था, किसी चीज़ को रिकॉल करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1956 में जो ब्लूम ने दिया था उसकी हायरार्की कुछ इस तरीके से जा रही है, जिसमें एनालिसिस आपका इस पॉइंट पे है और सबसे टॉप में इवैल्यूएशन है। जबकि रिवाइज थ्योरी के बारे में बात करें तो सबसे जो इवैल्यूएशन है वो आ गया है सेकंड पे, टॉप से सेकंड पे आ गया है। जबकि क्रिएशन जो है ये सेकंड से कहाँ चला गया है? ये सेकंड से टॉप पर चला गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ब्लूम का टैक्सोनॉमी है और ये रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है। पूछा जाता है रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी किस साल दी गई, तो ईयर याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और नाम भी याद कर लेंगे तो अच्छी बात है।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंपल वे में मैंने समझा दी है। रेडीमेड नोट्स जो हैं ये PDF फॉर्म में आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर।